Good morning, students. Welcome back to my YouTube channel and with another chemistry video. कल की क्लासों में हम लोगों ने देखा था केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस। इक्वेशंस और रिएक्शंस में क्या अंतर है? रिएक्शन इज अ प्रोसेस, इक्वेशन इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशंस ऑफ केमिकल सिंबल्स, है ना, सिंबल्स ऑफ केमिकल्स, आज हम लोग पढ़ेंगे यार कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, यानी टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हमारा पहला टॉपिक होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या कहलाता है भैया? यूं स्क्रीन की तरफ ना आप तब देखोगे जब मैं डिफिनेशन पढ़ता हूँ, अदरवाइज मेरी बातों को बड़े ही गौर से सुना करेंगे क्योंकि यार बातों में दम होती है ना। स्क्रीन में जो लिखा है वो तो सिर्फ आपको याद करने के लिए है कि आपने याद कर लिया, एग्जाम में दे दिया, लेकिन जो बातें आपके भेजे में घुसेंगी ना उससे आप डिफिनेशन अलग से बना सकते हो, है ना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है कि मैं अभी डिफिनेशन पढ़ूंगा ना तो आप स्क्रीन की तरफ देखना ध्यान से। व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस केमिकली बॉन्डेड टुगेदर प्रोड्यूस अ सिंगल प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन या सिंथेसिस रिएक्शन। ऐसा मांगता है यार कि ये जो आपने पढ़ा इससे हमको कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा तेरे को। तो बात यह है कि जब कोई दो एलिमेंट्स को आप मिलाते हो या कोई दो कंपाउंड को मिला लो या एक एलिमेंट एक कंपाउंड को मिला लो, है ना। एक एग्जांपल के लिए कि आपने चीनी मिलाया, पानी मिलाया, चीनी, शुगर, पानी दोनों क्या है? दोनों कंपाउंड है, शुगर और वाटर इज अ कंपाउंड। और आपने अभी रमज़ान के मौके पे बना दिया शरबत, है। तो ये जो शरबत बनाना एक ही कंपाउंड बना, अब कोई और चीज़ निकला क्या? शरबत के अलावा भी कुछ और निकल गया, है ना, कि शरबत के अलावा जो है उसमें से रसगुल्ले फूट के बाहर आ गए हैं, ऐसा ऐसा कुछ निकला क्या? शरबत ही बनाना, सिर्फ आपने दो कंपाउंड मिलाया लेकिन बना क्या? एक ही कंपाउंड बना, सिर्फ और सिर्फ शरबत बना, है ना। तो ऐसा बोलने का कि यार जब आप दो कंपाउंड्स को मिला करके कोई रिएक्शन करते हो या फिर दो एलिमेंट को मिला करके कोई रिएक्शन करते हो या एक एलिमेंट एक कंपाउंड को मिला करके कोई रिएक्शन करते हो, तो जो फाइनल प्रोडक्ट आता है ना वो एक ही आता है, सिंगल आता है ना। कहता है इसलिए कि टू प्रोड्यूस अ सिंगल प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन को जब आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हो, है ना, कार्बन को जब आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हो तो क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ना। अब कहता है कि यार मैंने इसलिए लिख दिया था कि रिएक्शंस बिटवीन टू एलिमेंट्स, कार्बन इज आल्सो एलिमेंट, ऑक्सीजन इज आल्सो एलिमेंट। जब दो एलिमेंट को आपने मिलाया तो एक सिंगल प्रोडक्ट का रिप्रोडक्शन हुआ जिसको कहते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड। ये सिंथेसाइज रिएक्शन क्यों कहलाता है रे भैया? सिंथेसाइज रिएक्शन इसलिए कहलाता है ये क्योंकि यार सिंथेसाइज का मतलब ही होता है बहुत सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ना और जोड़ के एक सिंगल चीज बनाना, दैट इज कॉल्ड सिंथेसिस, है ना। सिंथेसाइज करना मतलब कि बहुत सारे टुकड़ों को ला करके एक बड़ा सा टुकड़ा बनाना, एक ही बनाना, सबको मिला करके एक बना देना, दैट इज कॉल्ड सिंथेसाइज रिएक्शन। तो कार्बन मिलाया और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड यानी एक सिंगल प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हुआ। अब अगर मैं बात करूं कैल्शियम ऑक्साइड की, CaO प्लस H2O की, है ना, तो ये भी एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या करता है? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये जबकि कैल्शियम ऑक्साइड इज अ कंपाउंड, H2O इज आल्सो अ कंपाउंड। दो कंपाउंड के बीच में जब आपने रिएक्शन किया तो एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण हुआ, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कहता है कि जब दो या दो से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड के बीच में अगर आप रिएक्शन करते हो, है ना, तो एक ही सिंगल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, इसी को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। यार कंबाइन करते हो जब आप दो या तीन एलिमेंट्स को मिलाते हो, जब कंबाइन करते हो, चाहे एलिमेंट एलिमेंट को कंबाइन करो या कंपाउंड कंपाउंड को कंबाइन करो या एलिमेंट कंपाउंड को कंबाइन करो, तो कंबाइन करने के बाद जो आपको प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये ध्यान रखना, सिंगल प्रोडक्ट होएगा लास्ट में तभी वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगा, यानी कंबाइन हो गया ना, कंबाइन होके एक बन गया, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ये लास्ट वन ब्लू कलर का पॉइंट्स, द रिएक्शन आर यूजुअली एक्सोथर्मिक बिकॉज हीट इज रिलीज ड्यूरिंग रिएक्शन। सबको पता है यार कि जब रिएक्शन होता है तो कुछ न कुछ निकलता है और कुछ न कुछ ऑब्जर्व होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कहता है कि यार ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई चीज़ अगर जलता है ना, जैसे कार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला तो हीट निकलेगा ना भाई, हीट इज रिलीज होएगा। जब हीट रिलीज होता है तो कहता है यार कोई भी चीज़ अगर रिलीज हो या ऑब्जर्व करता
तो वो प्रोसेस यानी जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हीट रिलीज होने से एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाता है, और हीट को ऑब्जर्व करने वाले जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाता है। तो कोई आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि यार कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या एक्सोथर्मिक होता है, क्या उससे हीट रिलीज होती है? तो ऑफकोर्स भैया ताली बजा के बोलना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक होता है, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब जब कोई एलिमेंट्स को कंबाइन करते हो, रिएक्शन होकर कोई प्रोडक्ट बनाता है, तो उसमें से कुछ ना कुछ तो निकलेगा, हीट तो निकलेगा भाई, कुछ निकले ना निकले हीट तो निकलेगा, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी एक एक्सोथर्मिक का एग्जांपल कह सकते हो आप लोग, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, आगे क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बड़े ही गौर करने वाली बात है। दूसरा टॉपिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस समझ रहे हो, अपने जगह को छोड़ देना, डिस्प्लेस होना, अपने जगह को छोड़ देना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कहता है कि यार ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करेगा लोअर रिएक्टिव एलिमेंट को कंपाउंड में। तो ऐसा बोलने का ना कि हायर रिएक्टिव एलिमेंट, ऐसा समझ में नहीं आया सर, मतलब रिएक्टिव एलिमेंट क्या, रिएक्टिव ऐसा नहीं समझ में आया मेरे को, ठीक है, मैं समझाता हूँ अभी फिर फिलहाल तुम इस पे ध्यान दो। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट कहता है कि यार अपने जगह को चेंज कर देना, डिस्प्लेस हो जाना। कौन जगह चेंज करेगा? एलिमेंट ही जगह चेंज करेगा। कौन करेगा? एलिमेंट। यानी एलिमेंट को जहाँ पे तुम रखोगे वहाँ पे नहीं रहेगा, वो रिएक्शन के दौरान ना उठ के दूसरे के पास चले जाएगा, है ना, समझ रहे हो? तो चलो जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं पहले हम लोग। क्या कहता है कि यार मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर आप मिलाते हो, ठीक है, कंटेनर में रखते हो, हैं, ध्यान से सुनना, और बनता क्या है, MgCl2, क्या बनता है रे, MgCl2 प्लस H2। अब ऐसा बोलने का MgCl2 प्लस H2 जो बना, तो क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो सकता है कभी? नहीं, क्योंकि यार यहाँ दो प्रोडक्ट निकल के सामने आया है, MgCl2 प्लस H2, दो प्रोडक्ट आ गया, इसलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। तो ऐसा समझने का है, अगर सिर्फ MgCl2 होता तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाता, लेकिन यहाँ पे प्लस H2 है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, ठीक है। तो MgCl2 प्लस H2 तो आया। अब यहाँ देखो ध्यान से, बड़े ही गौर से, यहाँ पे था Mg, यहाँ पे था हाइड्रोजन, है ना। Mg उठ के चला जाता है हाइड्रोजन के पास, है, Mg उठ के चला जाता है हाइड्रोजन के पास, है जी। Mg किसके साथ कंबाइन हो जाता है? अब फिर क्लोरीन के साथ कंबाइन हो जाता है। यानी Mg उठ के गया हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन को वहां से भगा दिया, बोला भाग रहा है, तेरी औकात ना है क्लोरीन के साथ चिपक के रहने की। बोला क्यों भैया? बोला कि तुम ना लेस रिएक्टिव हो, तुम्हारे अंदर ना उतनी कुवत नहीं है कि जल्दी से किसी के साथ रिएक्शन कर लो। मेरे अंदर है, तू हट जा, मैं क्लोरीन के साथ रिएक्शन करूंगा। तो ठीक है भाई, जाओ तुम ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हो, है, तो रिएक्ट करो क्लोरीन के साथ। वो रिएक्ट किया और मैग्नीशियम क्लोराइड बना दिया, हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया। तो कहता है कि यार ये हाई रिएक्टिव मेटल है मैग्नीशियम, और हाइड्रोजन लो रिएक्टिव मेटल है। क्या है? लो रिएक्टिव मेटल है ना। और ये मैग्नीशियम हाई रिएक्टिव मेटल है, यहाँ लिखा नहीं जाता है, ठीक है। हाई रिएक्टिव मेटल, लो रिएक्टिव मेटल। हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस कर देगा, उसकी जगह को क्या कर देगा? चेंज कर लेगा, यानी रिप्लेस कर देगा। क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। तो आप डेफिनेशन यूं बना सकते हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का, कि हायर रिएक्टिव एलिमेंट्स रिप्लेस द लोअर रिएक्टिव एलिमेंट्स इन अ केमिकल रिएक्शन। ऑफ कोर्स केमिकल रिएक्शन में हायर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस द लोअर रिएक्टिव एलिमेंट। ये हायर रिएक्टिव एलिमेंट लोअर रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस करके कंपाउंड बना दिया, है ना। Mg चला गया Cl के पास, हाइड्रोजन को हटा दिया, बोला तू जा, तेरे में लेस रिएक्टिव है। अब जैसा दूसरा एग्जाम्पल में मैं बता सकता हूँ कि दूसरा एग्जाम्पल क्या कहलाता है। दूसरा एग्जाम्पल कहता है कि यार Fe2O3, यानी Fe2O3 जो है आपका फेरस ऑक्साइड है, और प्लस जिंक, है ना, प्लस क्या है, जिंक Zn को मिलाओ। तो यहाँ पे भी हायर रिएक्टिव और लोअर रिएक्टिव वाली बात हो गई, क्योंकि आपको कैसे पता चलता है कि यार हायर रिएक्टिव लोअर रिएक्टिव? तो आपको एग्जाम में दिया हुआ रहेगा ये पूरा का पूरा रिएक्शन जो है ना,
ये पूरा का पूरा जो रिएक्शन है ना भैया, ये पूरा रिएक्शन आपको एग्जाम में दिया रहेगा और इस रिएक्शन को देने के बाद आपको कहेंगे एग्जाम में कि ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या कम्बिनेशन रिएक्शन है या कुछ और रिएक्शन है, प्रिसिपिटेशन, एक्सोथर्मिक, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स, कुछ भी। तो आपको समझना है कि यार इसकी प्रोडक्ट को देख के समझना है, इसकी प्रोडक्ट को देख के आपको समझना है कि यार ये प्रोडक्ट जो है ZnO3 + 2Fe क्या हुआ, कैसे आया ये प्रोडक्ट। तो आपको पता ये चल रहा है कि यार यहाँ से Fe को ना बाहर निकाल दिया है। तो सर ने बताया था कि यार कोई भी चीज़ बाहर निकल जाए और दूसरा वाला उसके पास जाके चिपक जाए तो ये डिस्प्लेस हो जाता है, यानी रिप्लेस करता है, इसकी जगह उसकी जगह रिप्लेस हो गई। तो रिप्लेस मतलब डिस्प्लेस, डिस्प्लेस मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पक्का ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होएगा। इसलिए क्योंकि आपने देखा कि यार Zn ने रिप्लेस करी है किसकी जगह को, आयरन की जगह को, Fe की जगह को रिप्लेस करी है। Fe लो रिएक्टिव होएगा भैया, क्यों होएगा, Z ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए Zn बोला कि रे भैया Fe तू निकल ले पतली गली पकड़ के, मुझे ना वो ऑक्सीजन के साथ मुझे रिएक्ट होने दे, ठीक है। तो बोला ठीक है हो जा, तू हाई रिएक्टिव मेटल्स है। तो ये रिएक्टिव का जो लोचन है आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये रिएक्टिव ना समझ में नहीं आ रहा मुझे, रिएक्टिविटी क्या है। अभी मैं समझाता हूँ रिएक्टिविटी क्या है। डेफिनेशन तो आप यूँ याद रख सकते हो आसानी से कि हायर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है क्या है कि हायर रिएक्टिव एलिमेंट्स लोअर रिएक्टिव एलिमेंट्स को हटा के अपना जो है दूसरे के साथ चिपक के एक कंपाउंड का निर्माण कर देता है। बड़े गौर से अगर देखोगे इसको स्क्रीनशॉट लेकर के तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। एक बार डेफिनेशन देख लेना, ठीक है। चलते हैं हम लोग थोड़ा सा रिएक्टिविटी की तरफ। यार ये रिएक्टिव ना दिमाग के कोपचे में ना लोचा कर रहा है। चलो इसको समझते हैं क्या रिएक्टिव होता क्या है। रिएक्टिव, व्हाट इज रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी है क्या, इसको समझ लो आसानी से क्योंकि यार होल लाइफ काम आने वाला है। रिएक्टिविटी कहता है कि यार कोई भी एलिमेंट्स हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, उसमें से मैं सिर्फ और सिर्फ बात करूंगी रिएक्टिविटी मेटल्स की होती है। किसकी होती है रे भैया, बोलना, मेटल की होती है। रिएक्टिविटी में मेटल्स की बात करूंगा यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करूंगा, मेटल की। रिएक्टिविटी मेटल्स की। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास एज अ मेटल इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है, क्या सब के सब एलिमेंट्स इतने पावरफुल होते हैं कि उसको जो है थोड़ी सी जो है बोतल से बाहर निकालो जीन के तरह तो जो खुली हवा में जो है ठहाके मारने लगे, जीन की तरह नहीं, ऐसा नहीं होता। सोडियम सिर्फ अगर आप बोतल से बाहर निकालो तो हवा में तुरंत रिएक्ट होकर के जो है स्पॉन्टेनियस इग्नाइट हो जाता है, यानी जल जाता है तुरंत ही, है ना, आग लग जाती है उसमें। तो कुछ एलिमेंट्स हैं हमारे पास। तो ऐसा बोलने का कि सर जितना भी एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में जो मेटल के रूप में, उसकी रिएक्टिविटी से हमको कुछ समझ में कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो समझ में ये आना है आपको कि यार जितने भी एलिमेंट है मेटल के रूप में, क्या सारे एलिमेंट तुरंत दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर जाता है, या क्या सारा मेटल दूसरे मेटल के साथ या दूसरे नन मेटल के साथ या दूसरा एलिमेंट के साथ रिएक्ट हो सकता है? क्या सारा मेटल दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट हो सकता है और रिएक्ट होकर कोई प्रोडक्ट का निर्माण कर सकता है? अगर कर सकता है तो उसके पास मतलब कि वो ताकत है। कौन सी ताकत? रिएक्टिविटी। वो जो ताकत है ना उसका रिएक्ट होने की, उसी को हम लोग रिएक्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? रिएक्टिविटी। क्या? ताकत को। किसकी? कोई भी एलिमेंट एज अ मेटल अगर वो रखता है एक अपनी ताकत रिएक्ट होने का, दूसरे एलिमेंट के साथ वो रिएक्ट कर सकता है, तो वो जो ताकत है उसका, वो जो टेंडेंसी है उसका, उस सब्सटेंस का जो केमिकल रिएक्शन कर सकता है अपने आप में और दूसरे के साथ भी, तो वो उसकी रिएक्टिविटी कहलाती है। मतलब वो ताकत उसकी रिएक्टिविटी हो गई कि यार ये अपने आप स्वतः खुद जो है खुली हवा में रख दो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो गया और तुरंत आग लग गई, अपने आप में आग लगा लिया। ऑक्सीजन तो हर जगह मौजूद है ना, किसी और मटेरियल के साथ रखो, जैसे कि सिल्वर को ले लो, अब क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर सकता है, वो AgCl बना सकता है वो, ठीक है। हीलियम को ले लो, एकमात्र ऐसा कंपाउंड है, सॉरी एकमात्र एलिमेंट हीलियम ले लो जो किस मेटल है, लेकिन यार ये गैस है, और ये गैस है तो क्या हो गया, रिएक्ट तो कर ही सकता था, लेकिन हीलियम जो है ना किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, कोई कंपाउंड ही नहीं बनाता। मेटल है लेकिन कोई कंपाउंड ही नहीं बनाता, और ये लेस रिएक्टिव है, सबसे लिस्ट रिएक्टिव। यार ये रिएक्टिविटी यानी इसके पास ताकत ही नहीं है, कुव्वत ही नहीं है किसी के साथ रिएक्ट होने की। तो रिएक्टिविटी आपको ये समझना है
कि सब्सटेंस की एक टेंडेंसी होती है, एक ताकत होती है, इज अ पावर, है ना। रिएक्टिविटी इज द पावर ऑफ अ सब्सटेंस या टेंडेंसी, है ना। सब्सटेंस की एक ऐसी पावर, एक ऐसी टेंडेंसी जो केमिकल रिएक्शन कर सकता है अपने आप से या फिर दूसरे मेटल से या दूसरे एलिमेंट से या दूसरे मटेरियल से, है ना, और एनर्जी रिलीज करता हो, तो उसी को हम लोग रिएक्टिविटी कहते हैं। ध्यान से सुन लेना, रिएक्टिविटी किसको कहते हैं? पावर को, किसी भी मेटल की पावर को जो किसी दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट का निर्माण कर ले या फिर अपने आप ही रिएक्ट हो जाए, वैसे एलिमेंट हमारे पास मौजूद है और उस एलिमेंट को रिएक्टिविटी के अंदर रखा गया कि ये रिएक्टिव है भाई, ये रिएक्ट कर सकता है ना। दैट इज कॉल्ड रिएक्टिविटी। ठीक है, मैं कुछ स्टार पॉइंट लिखा है आपको याद रखने के लिए एज ऑब्जेक्टिव। द मोस्ट केमिकली रिएक्टिव मेटल, अगर आपसे कोई पूछे कि यार सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है, जो एकदम मतलब स्पॉन्टेनियसली तुरंत ही झटके से यूं बोतल से बाहर निकालो और यूं झटके से जो है ना एकदम रिएक्ट कर जाता हो, है ना, मतलब कुछ सेकंड का टाइम लगाता हो रिएक्शन होने में, सेकंड का टाइम नहीं लगाता हो, तो सबसे ज़्यादा केमिकली रिएक्टिव मेटल्स है हमारा सीजियम, जो है ना बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसका कुछ स्टेबल आइसोटॉप्स भी होते हैं, सीजियम का आइसोटॉप्स भी होते हैं, क्लास 9 में आपने देखा होगा। और ये वाटर के साथ जो है ना तुरंत रिएक्ट्स एक्सप्लोसिवली विद वाटर, बहुत ही तेज़ी से वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है सीजियम। तो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे अगर टॉप पे रखा जाए ना तो सीजियम को रखा जाएगा कि ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं। और सबसे लिस्ट पे रखा जाए तो किसको रखा जाए? हीलियम को रखा जाए, क्योंकि यार ये तो रिएक्ट करता ही नहीं है, मेटल हो के भी नंगू है, पंगू है ना, कोई कंपाउंड का निर्माण करता ही नहीं है। ठीक है, अब लिस्ट रिएक्टिव मेटल इज प्लेटिनम। एक है लिस्ट रिएक्टिव मेटल प्लेटिनम, ये भी लिस्ट है प्लेटिनम, बहुत कम है इसकी रिएक्टिविटी, ये बहुत कम चीज़ों से रिएक्ट करता है, इसके पास ना हर किसी के साथ ये रिएक्ट नहीं करता है प्लेटिनम। तो ये किसके साथ रिएक्ट करता है? चलो मैं बताता हूँ, कुछ चीज़ों के साथ ही रिएक्ट करता है ये। प्लेटिनम कैनॉट बी ऑक्सीडाइज्ड इन एयर, कहता है कि प्लेटिनम एयर के साथ ना ऑक्सीडाइज्ड नहीं हो सकता। मतलब यार प्लेटिनम में अगर ऑक्सीजन के इसमें रख दो प्लेटिनम को, हवा में रख दो प्लेटिनम को, तो वो प्लेटिनम हवा से कोई अफेक्टेड होगा ही नहीं, उसमें कोई रास्टिंग वगैरह कुछ भी नहीं आएगा जैसे लोहा में आ जाता है। तो एयर से वो कॉन्टेक्ट करता ही नहीं है। भाई बोला एयर तू मेरे को बदन को छुएगा भी नहीं, निकल जाओ ऊपर, है ना। एयर से कॉन्टेक्ट ही नहीं होता प्लेटिनम का, कोई रिएक्शन नहीं होता एयर के साथ। इवन कि कोई हाई टेम्परेचर भी डाल दे उसमें तो भी कोई रिएक्शन नहीं होएगा। मतलब कहता है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाल करके भी प्लेटिनम के साथ ऑक्सीजन का कोई रिएक्ट करा लो, कुछ भी नहीं हो सकता। इट इज़ अनअफेक्टेड बाय कॉमन एसिड्स, जो कॉमन एसिड्स है HCl वगैरह, H2SO4 वगैरह, इसमें भी अगर प्लेटिनम को इसमें भी डाल दो ना तो भी अफेक्टेड नहीं होता, कोई रिएक्शन नहीं, कोई गलना नहीं, कोई सड़ना नहीं, कुछ भी नहीं, प्लेटिनम जैसा ऐसा रहेगा। तो कहता है कि फिर क्या प्लेटिनम किसके साथ रिएक्ट कर सकता है? तो कहता है कि यार ये कर सकता है रिएक्शन, वो एक्वारेजिया के साथ रिएक्शन करता है। किसके साथ? एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या है? नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम लोग एक्वारेजिया कहते हैं, जिसका रेशियो होता है 1:3 का। आपसे कोई पूछेगा कि एक्वारेजिया का रेशियो क्या होता है? नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है उसमें, उसका रेशियो क्या होता है? 1:3 का, यानी 1 नाइट्रिक एसिड हो गया तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3 हो गया। जैसे कि 1:8 क्या वाटर का रेशियो होता है ना बाई मास, उसी तरह से बाई मास एक्वारेजिया का जो रेशियो है 1:3 है। तो एक्वारेजिया क्या है? ये मिक्सचर है, किसका है? नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl। ठीक है, ऐसा लिख दिया है मैंने, ठीक है, HCl। ठीक है, तो ऐसा नहीं बोलने का सर कि HNO3 प्लस HCl मिलके कुछ बनाएंगा ना, नहीं कुछ नहीं बनाएगा, ये HNO3 प्लस HCl को ही एक्वारेजिया कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं बोलना। कोई बोलेगा कि यार एक्वारेजिया का फॉर्मूला बताओ, तो आपको उसको बोल देना HNO3 प्लस HCl इज कॉल्ड एक्वारेजिया। ठीक है, सॉरी डिस्टर्बिंग। आगे चलते हैं, आगे क्या है हमारा? रिएक्टिविटी हमको समझ में आ गई। नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमारा एक्वारेजिया बनता है, और इस एक्वारेजिया के अंदर प्लेटिनम को डाल दो, प्लेटिनम डिजोल्व हो जाता है एक्वारेजिया के अंदर। ठीक है, और उसमें जो है वो घुल भी जाता है प्लेटिनम एक्वारेजिया के अंदर। जब पता है गोल्ड को भी एक्वारेजिया के अंदर घोल सकते हो, एक्वारेजिया
से रिएक्ट करता है गोल्ड। गोल्ड जानते हो ना, हाँ, वो लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है, वो भी एक्वा रेजिया से रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। तो गोल्ड और प्लेटिनम दो ऐसा मेटल हमारे पास उपलब्ध है जो किसी से रिएक्ट नहीं करेगा और सिर्फ रिएक्ट करेगा तो एक्वा रेजिया से रिएक्ट करेगा। और एक्वा रेजिया क्या है रे, तो नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जिसका रेशियो 1:3 होता है। तो चलो भैया, मैं जो है कुछ रिएक्टिविटी सीरीज आपको दे दिया है, उसको याद कर लेना। याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ, रिएक्टिविटी सीरीज को आपको कैसे याद रखना है, ठीक है। याद करने का आसान तरीका ये है कि रिएक्टिविटी सीरीज को आप आसानी से याद रख सकते हो। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इंस्टीड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर शेप्स गोल्ड। प्लीज फॉर पोटासियम, पी फॉर पोटासियम, एस स्टॉप सोडियम। यानी जो पहला कैरेक्टर जो रेड है ना, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये वाले कैरेक्टर से ये वाले नाम होएंगे। प्लीज पी फॉर पोटासियम, स्टॉप एस फॉर सोडियम, कॉलिंग सी फॉर कैल्शियम, कॉलिंग कैल्शियम, है ना। मी एम मैग्नीशियम, ए एल्युमिनियम, केयरलेस CAR कार्बन। तो इस तरह से आपको पूरा रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना है। सबसे ज़्यादा हाइयर रिएक्टिविटी सीरीज में आपको पोटेशियम है यहाँ पे, ठीक है। वैसे सीरीज में मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है, इतना आपको याद रखना है, ज़्यादा याद नहीं रखना, ठीक है। पोटेशियम, ठीक है, उसके बाद सोडियम, सबसे लीस्ट रिएक्टिव में आपको गोल्ड है, हीलियम भी है, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं, यहाँ तक कि आपको एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहता है कि यार दिस इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच द एनायंस एंड कैटायंस इन द रिएक्टेंट्स इंटरचेंज देयर पोजीशंस एंड फॉर्म टू डिफरेंट कंपाउंड्स। इट इज आल्सो एक्सोथर्मिक। यार एक्सोथर्मिक समझ रहे हो यार, बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो हीट रिलीज करता है वो एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यूँ समझ लेना है हम लोगों को। क्या समझ लेना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में? जैसे आपने देखा कि यहाँ पे NaCl है और यहाँ पे H2SO4 है, ठीक है। तो NaSO4 के साथ चला जाता है और क्या होता है, देखो ना, H और Cl एक साथ आ जाता है, H और Cl एक साथ आ जाता है, Na2SO4 हो जाता है और वहाँ जाकर के HCl हो जाता है, यानी इंटरचेंज हो जाता है जगह का सिर्फ। तो किसका किसका जगह का इंटरचेंज हो जाता है? पहला एलिमेंट जो आपका Na है, दूसरा एलिमेंट इधर H है ना, इसका पहला एलिमेंट H है, इसका दूसरा एलिमेंट C है, इसका दूसरा एलिमेंट SO4 है, ठीक है। तो कहता है कि यार Na पहला फर्स्ट, Na सेकंड उसका SO4, इसका सेकंड तो इसका फर्स्ट ClH2 यानी H2Cl। तो ऐसा नहीं है, सिंपल है। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है किसके किसके बीच में? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एनायंस एंड कैटायंस जो है आपस में इंटरचेंज कर जाता है। जो रिएक्टेंट है हमारा, रिएक्टेंट ये है हमारा, Na में क्या होता है? +1 चार्ज होता है ना, ठीक है। Cl में क्या होता है? -1 चार्ज होता है ना। H2 में क्या होता है? +1 चार्ज होता है। SO4 में -1 चार्ज होता है, ठीक है। Na में कितना? +2 चार्ज होता है ना, सॉरी, -1 चार्ज नहीं होता है यार, +1, 2, 8, 8, 10, 1, 11, ठीक है, ठीक है। Na में +1 चार्ज होता है। तो देखो यार यहाँ पे Na +1, Hb +1, SO4 -1, Cl -1 चार्ज निकालने आप लोगों ने सीखा होगा, वैलेंसी निकाल करके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल करके, ठीक है। तो Na में +1, तो यहाँ क्या कहता है कि आयन का इंटरचेंज होता है, एनायंस कैटायन के साथ जाएगा, कैटायन एनायन के साथ जाएगा, ऑफ कोर्स यार, प्लस माइनस के साथ, माइनस प्लस के साथ चला जाएगा, यहाँ पे इंटरचेंज हो जाएगा। Na क्या है यहाँ पे? प्लस है, तो Na किसके साथ जाएगा? ये Cl के साथ तो ऑलरेडी है ही, NaCl एक प्लस, ये भी माइनस, प्लस माइनस के साथ तो है ही, लेकिन दूसरा वाला कंपाउंड का जो माइनस है उसके साथ चला जाएगा। बोलेगा अब तेरे साथ नहीं रहना Cl, तुम भी माइनस है, लेकिन मैं दूसरा वाला माइनस को लेके आऊंगा। Na जो है दूसरा वाला कंपाउंड का माइनस वाले पार्ट को ढूंढता है, यानी SO4 मिलता है उसको और NaSO4 बना देता है, ठीक है। और Cl दूसरे वाले पार्ट का प्लस को देखता है, Cl माइनस में था इसलिए प्लस को ही देखेगा, तो H प्लस में, तो Cl H के साथ चला जाता है। तो सिंपली आपको ये याद रखना है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि कंपाउंड जो आप लिखते हो रिएक्शन करने के लिए, जो रिएक्टेंट होता है, उस कंपाउंड में जो एनायन और कैटायन होता है दोनों कंपाउंड में, तो दोनों कंपाउंड जो है एक दूसरे का जो है इंटरचेंज कर जाएगा जगह को, किसके सहायता से? एनायंस और कैटायंस के सहायता से, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव की सहायता से। पॉजिटिव वाले दूसरे कंपाउंड का नेगेटिव को ढूंढेगा
और नेगेटिव वाले दूसरे कंपाउंड का पॉजिटिव को ढूंढेगा और जाकर के एक प्रोडक्ट का निर्माण कर देगा। अगर ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको समझ में नहीं आई होगी तो इंशाल्लाह एक बार गौर से देखना, आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ जाएंगी। AgNO3 प्लस KCl आप देख लेना गौर से। Ag के साथ +1 चार्ज होता है भैया, आपको पता है Ag के साथ +1 चार्ज होता है, और Ag के साथ कितना चार्ज होता है, +1 चार्ज होता है। NO3 के पास -1 चार्ज होता है। Ag +1, NO के पास -1, K के पास +1, ठीक है, और Cl के पास -1, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इधर नहीं देखना है, तो Ag क्या है, +1 है तो ये वाले पार्ट का माइनस को ढूंढेगा Ag, तो माइनस कौन है रे, ये वाले पार्ट में Cl है, तो AgCl के साथ आएगा ना, ऑफ कोर्स आएगा। और NO3 किसके साथ जाएगा बेचारा, NO3 एक ही तो बचा है, K बचा है, NO3 K के साथ चला जाएगा तो KNO3 बन जाएगा, AgCl बन जाएगा। प्लस वाला माइनस को ढूंढेगा दूसरे वाले पार्ट का, और माइनस वाला प्लस को ढूंढेगा दूसरे पार्ट का। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है मेरे भाई, सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन वीडियो को बड़े ही गौर से देखना, आप लोगों को ना जो समझ में नहीं आएगा नहीं तो फिर, है ना, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। कोई नहीं, 25 मिनट तो निकाल ही सकता है ना, क्लास में बैठता था 25 मिनट के लिए, क्लास में बैठता था 25 मिनट निकाल ही सकता है। मैं कोशिश करूँगा अब थोड़ी सी और कम करूँ, क्योंकि समझाना ज़्यादा पड़ता है। मैं कल से इंशाल्लाह कम करूँगा, आज वीडियो पूरी देख लेना मेरे भाई लोग, हाथ जोड़ के कहता हूँ, ठीक है। बाय बाय, गुड मॉर्निंग अगेन। हाँ, कल का क्वेश्चन किया था मैंने एक, व्हाई डू केमिकल इक्वेशंस नीड टू बी बैलेंस्ड। कल का यूट्यूब क्वेश्चन अगर वीडियो देखोगे आप केमिस्ट्री का, तो एक क्वेश्चन किया था कि केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस होने की क्यों जरूरत है। तो इसलिए जरूरत है क्योंकि यार बैलेंस होने की इसलिए जरूरत है क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करना है इसको, इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को सेटिस्फाई नहीं होएगा तो केमिकल इक्वेशन नहीं होएगा, ठीक है। बाय बाय, सब बखैर, अल्लाह हाफिज, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। बाय बाय।